जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में देखना है। लास्ट क्लास में हमने देखा था डीलर्स के बारे में, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर। आज की क्लास का जो मेन मोटो है वह है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना, उसकी लाइबिलिटी टू रजिस्टर, यानी रजिस्टर की जो लाइबिलिटी है वह कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले माइंड में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहा होगा कि सर ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, क्या सभी बिजनेस को अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है? क्या जितने भी बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना है या उनको कराना चाहिए? दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी क्या है, यानी ऐसा कौन सा लिमिट बनाया गया है जिसके अंतर्गत आने पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हैं वो चीजें। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, लाइबिलिटी टू रजिस्टर क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, और उसकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्या भारत में स्टैब्लिश सभी बिजनेस को अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होगा? तो उसका आंसर है नो, यानी सभी बिजनेस को अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी। आज के समय की जो लिमिट है वह लिमिट है आपकी 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए, यानी अगर पूरे साल में आप 40 लाख रुपए का टर्नओवर आपका है, यानी आप 40 लाख रुपए का व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं या 40 लाख का व्यवसाय आप कर रहे हैं, पूरे साल में 40 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका टर्नओवर इस 40 लाख रुपए की इस लिमिट को एक्सीड करता है, यानी इससे ज्यादा होता है, तब आपको जीएसटी की स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। समझ आया? यानी इन शॉर्टकट अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं, इन चीजों को समझाने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर, जहां पर ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे हम लोगों को सीखना है रजिस्ट्रेशन की लिमिट के बारे में आज के क्लास में। यानी अगर हम शॉर्टकट एक टेबल बनाएं तो टेबल कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से टेबल बनेगा। अगर ये कॉलम हम बोल दें कि ये कॉलम हमारा टर्नओवर का है, हमने टर्नओवर के बारे में एक दिन आपको डिटेल में समझाया था। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेल। तो अगर टर्नओवर आपका 0 रुपीज से लेके और 40 लाख रुपए तक है, अगर आप पूरे साल में 40 लाख रुपए तक का गुड सेल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? ये लिमिट पहले 20 लाख रुपए की थी, अभी बढ़ गई है। ठीक है, यानी पूरे साल में, अगर पूरे साल में आप 0 रुपीज से लेके 40 लाख रुपए का गुड सेल करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से बढ़ता है, 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जाता है, 1 करोड़ रुपए तक, तो आपको जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम, आई बात समझ में? 40 लाख रुपए से लेकर अगर 1 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रेगुलर स्कीम में भी आ सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको छूट दी गई है, यानी अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है
तो आप चाहें तो कंपोजिशन में रह लीजिए या फिर आप रेगुलर स्कीम में करा लीजिए, दोनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको सुटेबल हो, आप उसमें रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। अच्छा, अगर उसके बाद आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, कितना भी ज्यादा यानी 1 करोड़ से लेके इन्फिनिटिव तक है, अनंत तक है, तो आपको रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना। यह नियम सभी प्रकार के बिजनेस के लिए है, जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं ना, चाहे वो फर्म हो, चाहे वह कंपनी हो, या कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके लिए यह सिस्टम लागू होता है। एक बार दोबारा समझें, अगर आपका टर्नओवर 0 से 40 लाख रुपए तक है, आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका टर्नओवर 40 से 1 करोड़ के बीच में है, तो आप चाहें तो कंपोजिशन में रहिए या फिर रेगुलर में रहिए। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी की रेगुलर स्कीम में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी कॉपी पर अच्छे से आप लोग बना लेंगे। ठीक, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी, यानी इतने रुपए तक आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर इतने रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन का आपको कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, रजिस्ट्रेशन में लाइबिलिटी टू रजिस्टर। दूसरी चीज इसमें, इसी में हम लोग को थ्रेशोल्ड लिमिट भी अपना देख लिए, किस लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं एक नोट्स लेकर आपके पास लाया हूँ। नोट्स में आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन, देखिए इसमें कुछ चीजें मैंने लिख रखा है पहले से, क्या लिखा है वो चीज देखें। लिखा है जीएसटी से पहले जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वैट में होता था, यानी जीएसटी से पहले जो टैक्स था अपना वैट था। वैट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी से पहले वैट का होता था, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी से पहले जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वैट में होता था उन्हें टिन नंबर मिलता था। टिन नंबर का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपके सामने कई बार एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बेटा टिन नंबर जानते हो क्या, आप बोलोगे यस, क्या मतलब है इसका, तो टिन नंबर का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जिससे आपके टैक्स का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान हो सके। आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स जमा कर लिया, अब जमा करने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि यह टैक्स किस व्यक्ति या किस बिजनेस के द्वारा जमा किया गया है, उसके लिए टिन नंबर का प्रोविजन बनाया गया। तो जीएसटी में जब वैट में रजिस्ट्रेशन जब होता था तो वहां पर एक टिन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक, और सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन किया जाता था, यानी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते थे, जो गुड्स के प्रोवाइडर होते थे, जो गुड्स के ट्रेडर्स होते थे, उनके लिए तो टिन नंबर होता था, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे उनको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना होता था और उनको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस को जीएसटीआईएन दिया जाता है। तो जीएसटीआईएन का मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीआईएन का मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता था। अब इस जीएसटीआईएन की कहानी सुनिए। यह जीएसटीआईएन 15 अंकों का होता था, यानी इसमें टोटल डिजिट कितने होते थे, 15, जो कि पैन नंबर पर आधारित होता है। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है ए, यानी एक व्यक्ति है ए। अब ये एक व्यक्ति है, इसका जाहिर सी बात है इसको अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, इसके पास अपना पैन नंबर चाहिए। आई बात समझे, यानी जब तक इसके पास अपना पैन नंबर नहीं होगा इसको जीएसटीआईएन नंबर गवर्नमेंट से नहीं दिया जाए। इसी ये पैन नंबर कितने अंकों का होता है, कोई बताएगा? यह पैन जो होता है आपका 10 अंकों का। यह 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी अल्फाबेट होते हैं प्लस न्यूमेरिक भी होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक, पहली चीज, अगर आप लोगों के कोई चीज में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोगों के पास अपना पैन नंबर होगा, जरा उसको काउंट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैन नंबर 10 अंक का है, और इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, यानी ए से लेकर जेड तक के अक्षर, और नंबर्स होंगे, यानी 0 से लेकर 9 तक के अक्षर भी शामिल होंगे। तो वही बोला जा रहा है कि ये जीएसटीआईएन 15 डिजिट का होता है जो पैन पर आधारित होता है, और इसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है।
तो शुरू के दो जो अंक होते हैं यानी 1 और 2, फर्स्ट जो दो अंक होते हैं ये होते हैं स्टेट कोड। ऐसे अगर भारत में 29 राज्य हैं तो 29 राज्य को अलग अलग स्टेट कोड दिया गया है। जैसे अपने यूपी का स्टेट कोड कितना है 09, यानी जितना भी बिजनेस अपने यूपी में स्टैब्लिश होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप उठा के देखेंगे जीएसटी का तो आप 09 से होंगे। आज जब आप शाम को मार्केट करने जाइएगा ना बाहर, अभी तो कोरोना है आज मत जाइएगा, मतलब फ्यूचर में कभी भी जाते हैं, आप देखेंगे दुकान पे बोर्ड लगा होता है, बोर्ड पे जीएसटी नंबर लिखे होते हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो अगर यूपी में आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर आपको 09 से मिलेंगे, मैक्सिमम क्या 100% आपको 09 से ही मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं आप बिहार में चले गए तो बिहार में आपको 10 से मिलेगा, आप दिल्ली में चले गए तो आपको 07 से मिलेगा। यानी ये 09, 10 और 07 क्या है, ये स्टेट कोड है। भारत में 29 राज्य हैं और हर राज्य को एक अलग अलग कोड दिया गया है जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर ये पहचान किया जा सके कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर किस राज्य का है। जैसे गाड़ी में होता है ना, अपने यहाँ की गाड़ियों में देखिए आप लिखा रहता है यूपी 57, इसको देख के आप पहचान जाते हैं कि ये अपने कुशीनगर जिले की गाड़ी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 57 नंबर। ये क्या है, इसको एक कोड दे रखा है। उसी तरह यहाँ पर भी जीएसटी को भी एक कोड दे रखा है। तो शुरू का जो 2 अंक होता है ना, ये आपका स्टेट कोड होता है। उसके बाद आपका पैन नंबर 10 अंक का होता है, जो बाकी 10 अंक बचा ना वो आपका पैन नंबर होता है। यह पैन नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है। उसके बाद तो 10 ये हो गया, 2 ये हो गया, 12 हो गए, बचे 3 अंक। 3 अंक में एक तो आपका एंटिटी कोड हो गया, एक ब्लैंक हो गया और एक चेकसम डिजिट। इस तरह जीएसटीआईएन आपका 15 अंक का एक नंबर होता है जो पैन कार्ड पर आधारित होता है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक। और किसी भी बिजनेस को अगर व्यापार करना है तो जिस स्टेट में उसको बिजनेस स्टेब्लिश करना है उसी स्टेट से वो अप्लाई करेगा अपना रजिस्ट्रेशन और उसी स्टेट के कोड के साथ उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। हालांकि इस रजिस्ट्रेशन पर वो व्यापार पूरे भारत भर में कर सकता है, लेकिन यह कोड नंबर सबका अलग अलग होगा जो उसके पैन नंबर पर आधारित होगा। आई बात समझे? तो ये कहानी हो गई आपके किसके रजिस्ट्रेशन की, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन। अब लायबिलिटी टू रजिस्टर, क्या भारत में चल रहे सभी व्यवसाय को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? क्या भारत में चल रहे सभी व्यवसाय को अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना चाहिए? तो वह चीज हम लायबिलिटी में डिस्कस करेंगे। अब लायबिलिटी में देखिए ये थोड़ा सा नोट्स हमारा पुराना है, इसमें पुरानी लिमिट दे रखा है, अभी लिमिट ये चेंज हो गया है। यहाँ पर जो 10 लाख है ना, उस 10 लाख के बजाय अब जो लिमिट हो गया है आपका, वो हो गया है आपका 10 के बजाय 40 लाख। पहले 10 हुआ था, फिर 20 हुआ और करंट में ये 40 लाख रुपए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जो है 40 लाख की लिमिट है, यहाँ एल मिट गया है। एक बार मैं इसको मिटा के फिर से आपको सही करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। इनको स्पेशल कैटेगरी क्षेत्र स्टेट में रखा गया है, ये स्पेशल कैटेगरी रीजन में है। और यहाँ जो लिमिट दे रखी है वो 10 लाख की, लेकिन ये 10 लाख की लिमिट पुरानी थी, अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। यानी इन स्टेट में अगर आपका व्यवसाय है, इन स्टेट में आपका व्यवसाय है और आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे 20 लाख की लिमिट को पार करेंगे तुरंत ही आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। और रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जितने राज्य बचे हैं ये कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश 1, आसाम 2, मणिपुर 3, मेघालय 4, मिजोरम 5, नागालैंड 6, सिक्किम 7, त्रिपुरा 8 और हिमाचल प्रदेश 9। यानी 29 राज्य में से अगर 9 राज्य को निकाल दिया जाए तो बाकी जो 20 राज्य बचते हैं जिसमें अपना यूपी भी शामिल है, इनके लिए जो लिमिट है वो पहले तो 20 लाख रुपए थी, अब ये लिमिट बढ़ाकर आपकी 40 लाख रुपए कर दी गई। यानी अगर आप यूपी में कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरे साल में आप 40 लाख रुपए तक का गुड सेल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ऊपर जब आपका टर्नओवर जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
अच्छा, टर्नओवर के आधार पर ये तो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी। एक ऐसी कंडीशन जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो क्या है? उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है। इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट के बाहर, यानी अगर मेरा व्यवसाय है यूपी में, ठीक, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि अगर मेरा व्यवसाय है यूपी में और मुझे ऐसी, मेरे ज्यादातर कस्टमर बिहार के हैं, यूपी के बॉर्डर पर है और मेरे ज्यादातर कस्टमर बिहार के हैं, तो मुझे क्या है, मुझे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे मेरा टर्नओवर पूरे साल का 5 ही लाख रुपए क्यों ना, यानी वहां टर्नओवर मायने नहीं रखेगा। यानी इस कंडीशन पे आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कंडीशन है? अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटर स्टेट माल बेचता है, वो भी कैसा? टैक्सेबल सप्लाई, यानी ऐसे गुड्स को सप्लाई करता है जिन पर टैक्स लागू होता है, उसे अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम या कंपोजिशन स्कीम में कराना अनिवार्य है। दूसरी चीज, अगर कोई कैजुअल नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता, भले उसकी एनुअल एग्रीड टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। इसका मतलब क्या हुआ? कैजुअल टैक्सेबल, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी बाहर से कुछ दिनों के लिए आई, उसने अपना प्लान कर रखा था कि 1 साल का मेरा प्रोजेक्ट इंडिया में है, मैं इंडिया में चलता हूँ, इंडिया में उसको जगह मिल गई यूपी की। अब सिर्फ उसने मान के रखा है कि मेरा 1 साल का प्रोजेक्ट है, मुझे 1 साल तक ही वर्क करना है, 1 साल बाद मैं अपने कंट्री वापस लौट जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को भी भारत में अगर व्यापार करना है तो उनकी गवर्नमेंट के सामने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो, और ऐसे रजिस्ट्रेशन को नाम दिया गया है कैजुअल रजिस्ट्रेशन। यह एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है, जो कुछ दिनों के लिए होता है, और इनको बोला जाता है क्या? कैजुअल रजिस्ट्रेशन। तो ये अपने कहलाते हैं कैजुअल रजिस्ट्रेशन, या उसी को बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का मतलब, रेसिडेंट का मतलब होता है प्रवासी, निवासी, नॉन रेसिडेंट मतलब कि अप्रवासी, यानी दूर के देश के कोई व्यक्ति अगर भारत में आके व्यापार कर रहा है कुछ दिनों के लिए, उसको कैजुअल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दो चीज। तीसरी चीज, जो बिजनेस, तीसरी चीज क्या है कंडीशन? जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उनकी एनुअल एग्रीड टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो, भले उनकी एनुअल एग्रीड टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। ये आई बात समझे? यानी अब यहाँ पे एक शब्द आपको मिल गया, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब जुलाई 2017 में आरसीएम लागू हुआ ना, तो इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि आरसीएम में सामान खरीदने वाला ही टैक्स जमा करता था, के साथ साथ बेचने वाले को भी टैक्स जमा करना पड़ता था। अब आरसीएम क्या है उसकी कहानी समझ लीजिए। अभी आरसीएम के पीछे जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट ये था कि मैक्सिमम लोगों को जीएसटी से जोड़ा जा सके। आरसीएम की कहानी मैं आपको समझाऊं, देखिए, ठीक है, एक और बना देते हैं। यह मेरा बिजनेस है और यह मेरा सप्लायर का बिजनेस है, और यह भी मेरा सप्लायर है। ये दो सप्लायर है। ये सप्लायर थोड़ा बड़ा है, इसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी हम बोल सकते हैं कि यह सप्लायर हमारा रजिस्टर्ड है, और यह सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड है, यानी इसको हम बोलेंगे URD, अनरजिस्टर्ड डीलर। ये हमारा बिजनेस है, यह भी हमारा सप्लायर है, यह भी हमारा सप्लायर है, लेकिन यह सप्लायर बड़ा है, इसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यह सप्लायर छोटा है, इसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। अब देखिए होता क्या है, जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं, जब हमने अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदा, तो हम उसको पेमेंट किसका करते हैं? गुड्स का दाम प्लस जीएसटी, यानी टैक्स का दाम। यानी अगर 100 रुपए का गुड्स है तो 100 रुपए प्लस जीएसटी अगर 5% है तो 5 रुपए, यानी 105 रुपए का हम पेमेंट करते हैं।
क्यों? क्योंकि यह पर्सन रजिस्टर्ड है और इसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, इसलिए यह आपसे टैक्स 5 रुपए कलेक्ट करता है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिन्होंने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, उनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। तो आपको करते क्या है, वो आपको डायरेक्टली 105 रुपए का सेल कर देते हैं और डायरेक्टली आप इनको 105 का पेमेंट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब कोई भी बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान खरीदेगा तो इसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही नहीं मिलेगा। अब ये डीलर बताएगा कि मेरी टर्नओवर कम है, यानी मैं 40 लाख रुपए से कम मेरा व्यवसाय है, मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं? ये भी नियम अपनी जगह सही है। तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके तहत ये होता है कि अगर आप जो है 105 रुपए के सामान खरीदते हैं तो आप ऐसा करिए कि आप जो है इस सामान पर जो टैक्स बनता है, यानी 100 रुपए का सामान प्लस 5 रुपए टैक्स, तो ये कितना हो गया 105। तो 105 तो आप तुरंत दे दीजिए जिस सप्लायर को खरीदा था, और लेकिन इसका जो टैक्स है यह टैक्स भी गवर्नमेंट के पास जमा करिए। यानी अब जो खरीदने वाला है वो परेशान, 105 रुपए उसने इधर अनरजिस्टर्ड डीलर को दे दिया और 5 रुपए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे दिया। अब आपको लगेगा 5 रुपए लॉस हो जा रहा है, लेकिन नहीं, ये बोल रहा है गवर्नमेंट, ये कह रही है कि 5 रुपए इस महीने आप जमा करिए। आप बताइए कितना सामान आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है, उस पर कितनी लाइबिलिटी आ गई, वो आप पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जमा करिए, फिर नेक्स्ट मंथ उसको क्लेम करिए। यानी बिल्कुल उल्टा काम। एक बार आपने टैक्स जमा कर दिया यूआरडी के पास, अनरजिस्टर्ड डीलर के पास, फिर वही टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा करिए, फिर गवर्नमेंट से वापस रिफंड मांगिए अगले महीने कि हमने पिछले महीने आपको 5 रुपए टैक्स का दिया था, ये पैसा हमको वापस कर दीजिए। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स मतलब उल्टा ना, उल्टा चार्ज लगाया था। अब तक हमारा सप्लायर पर चार्ज लगता था, अब हमारा खरीदने वाला व्यक्ति ही यानी रेसिपिएंट ही दो जगह टैक्स दे रहा है। एक जगह तो दे रहा है अनरजिस्टर्ड डीलर को, वो टैक्स रख लिया, दूसरा किसी ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट को भी दे रहा है और नेक्स्ट मंथ उसको क्लेम कर रहा है। चलिए इस आरसीएम को एक बार और हम अच्छे से समझाते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है और यह एक सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड है यानी यूआरडी। ठीक, मैंने इससे एक सामान खरीदा, सामान का दाम 100 रुपए है और 5 रुपए टैक्स है, 105 है, यानी टोटल मुझे 105 रुपए देना है। अच्छा, जब मैं किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदूंगा ये 5 रुपए मेरी क्या हो जाएगी, आईटीसी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आईटीसी क्या होती है, ये 5 आईटीसी हो जाएगी, और जीएसटी पेबल जब निकालेंगे तो आईटीसी एडजस्ट हो जाएगी, होगी ना। लेकिन इसमें यूआरडी से क्या चक्कर है कि जब आप यूआरडी से खरीदें तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर को 100 रुपए जमा कर दें, और ये 5 रुपए जो टैक्स का पैसा बच रहा है यह आप हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट में लाके जमा कर दें। यानी 500 रुपए हमने अनरजिस्टर्ड डीलर को दे दिया और 5 रुपए उसकी टैक्स की लाइबिलिटी जोड़कर गवर्नमेंट को दे दिया। समझ में आया? अब यह आईटीसी आपको तुरंत नहीं मिलेगी, सेम मंथ में नहीं मिलेगी, नेक्स्ट मंथ। यानी अगर ये ट्रांजेक्शन आपने अप्रैल के महीने में किया तो आप मई के महीने में इसको क्लेम करें। मई में बताएं कि अप्रैल में मैंने 5 रुपए आरसीएम में दिया था, इस महीने कितने रुपए लाइबिलिटी आई है, उसमें से इतना रुपए माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं कि मई के महीने में 5 रुपए आपको टैक्स जमा करना था, तो उसमें 5 रुपए ये जो आपने ऑलरेडी अप्रैल में दे रखा वो आपका माइनस हो जाएगा और आपको बचेगा कितना, 495। यानी एडवांस टैक्स आपको जमा करना पड़ रहा है। यह टेक्निक कहलाती है आरसीएम। फिलहाल आरसीएम पूरा एक लेसन है, पूरा एक टॉपिक है। आरसीएम बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझाना इसलिए जरूरी था जिससे अभी कभी क्रॉस क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। आरसीएम इस समय टेम्परेरी सस्पेंड है, यानी टेम्परेरी उसको बंद करके रखा गया है, अभी आप उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि ऐसे बिजनेस जिनको अपना आरसीएम के अंतर्गत टैक्स जमा करना है, वह भी जिनको आरसीएम के अंतर्गत टैक्स जमा करना है उनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना हो। तीसरी चीज, अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, कोई एजेंट है, उसने देखा एक कंपनी ने एक एजेंट को हायर किया, अब वह एजेंट भी अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब वो अपना एजेंट का वर्क
कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भले उसकी टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। समझ में आया? ये चीज एजेंट के लिए लागू होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, वहां उस कंपनियों से सामान खरीदना और सामान खरीद कर अपने बिजनेस तक लाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इस 3 नंबर पे जो बोला जा रहा है उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक, और ये है मेरा सप्लायर। मेरा बिजनेस यूपी में है और मेरा सप्लायर दिल्ली में है, ठीक। अब अगर इस सप्लायर से माल खरीदना हो तो मेरे पास पहला कंडीशन क्या है, मैं वहां पे जाऊं, सामान को पसंद करूं, पसंद करने के बाद उसको सप्लायर को पेमेंट दूं, पेमेंट देने के बाद सामान लेकर आऊं। अच्छा, मुझे अक्सर सामान की जरूरत पड़ती है तो मुझे तब अपने बिजनेस को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक तो व्यापार के काउंटर पे बैठेगा और दूसरा डेली जाएगा सामान खरीद कर लाएगा। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, क्या किया गया, हमने सोचा कि कंपनी से ये बोलें कि ऐसा है कि हम पैसा आपके खाते में डाल दे रहे हैं, आप सामान हमको उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन चूंकि ये कंपनी बड़ी थी, इसके पास नंबर ऑफ कस्टमर, मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर थे, तो कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब इसकी वजह से मुझे सामान टाइम से मिल नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि बीच में एक एजेंट बना लें। वो एजेंट कहाँ, जो इसी दिल्ली का हो। तो मैंने एक एजेंट हायर किया, एक व्यक्ति को हायर किया, बोला ऐसा है कि आप मेरे लिए मेरी तरफ से इस कंपनी में जाएंगे और कंपनी से मेरा सामान निकलवाएंगे, सामान की पैकिंग करवाएंगे, पैकिंग करा के ट्रांसपोर्ट में रखेंगे और फिर उस ट्रांसपोर्ट से वो सामान मुझे मिलेगा। इसके बदले मैं आपको कमीशन दूंगा। तो एजेंट ने बोला कितना, तो मैंने बोला 2%। ठीक, तो बोला ठीक। अब अगर हम 1 लाख रुपए का सामान इस एजेंट से मंगवा रहे हैं, ठीक, एजेंट के माध्यम से मंगवा रहे हैं, इसका 2% हम एजेंट को दे देंगे। तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि जो मेरा टाइम लग रहा है यहाँ यूपी से दिल्ली तक जाने में और सामान को पसंद करने में, लाने में, वो मेरा काम आसान हो गया। तो जीएसटी का नियम ये कहता है कि इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो है ही, इस एजेंट को भी अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की स्कीम में कराना होगा, आइदर रेगुलर स्कीम में या फिर कंपोजिशन स्कीम। सुना? तो तीसरा नियम ये कहता है। चौथा है, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं का बिजनेस करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, जो सर्विस को फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके पुनः उसको सेल करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मान लीजिए कि यूएसए की एक कंपनी है, ठीक, और उसने भारत के किसी पर्सन को डाटा सेल किया, ठीक, या डाटा होस्टिंग की सुविधा दी। इस पर्सन ने क्या किया, इसको अपना पेमेंट दे दिया। इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना पेमेंट दे दिया। लेकिन अगर यह कोई पर्सन ना हो, कोई बिजनेस होता जो फॉरेन से किसी चीज को, किसी गुड्स या किसी सर्विसेज को इंपोर्ट करता, फिर अपनी कंपनी में उसको सेल करता, इस बिजनेस को भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। समझ में आया? तो ये बिजनेस हमारा कहलाएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विस को इंपोर्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो करता है, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत आता है। अगली चीज, जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना व्यापार करते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनको भी अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा, चाहे इनकी टर्नओवर की लिमिट कम हो या बाहर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कोई बाहर की कंपनी है जो भारत के किसी नागरिक को कोई सर्विस दे रही है, कोई गुड सप्लाई कर रही है, उसे भी अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना हो। लास्ट पॉइंट क्या है, ऐसे पर्सन जो टीडीएस डिटेक्ट करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उनकी एनुअल एग्रीड टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक शब्द मिला टीडीएस का फुल फॉर्म अभी जान लीजिए, बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे पूरा एक लेसन पढ़ाएंगे। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
तो TDS की कहानी भी आपको समझ नहीं आएगी, पूरी अलग कहानी है और बड़ी कहानी। ठीक है, तो आज की क्लास का ये टॉपिक था। कल से हम लोग बीजी पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो ये बैचेस कल से सेपरेट हो जाएंगे। जो अभी बीजी 1 2 3 कंबाइंड चल रहा है ना, वो सारे बैचेस अलग अलग हो जाएंगे। बीजी 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, सब बैचेज में उनका टाइम अलग से हम मैसेज कर देंगे कितने बजे कौन सा बैच चलना है। आप लोग उस टाइम पर रेडी रहिएगा। दूसरी चीज, कभी कभी नेटवर्क और बारिश की वजह से प्रोग्राम डिले हो सकता है, हो जाता है। कितनी भी कोशिश करिए, नेटवर्क अपने हाथ में नहीं रहता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास चलेगा, थोड़ा सा लेट चलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको घर बैठे मिलेगी। सबसे अच्छी सुविधा ये, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद लेने का ये सबसे अच्छा टाइम है। घर बैठे आराम से पढ़ें, बारिश से बचेंगे, कोरोना से बचेंगे, समय बचेगा, हर प्रकार से आप लोगों का फायदा रहेगा। थोड़ा सा आपको घर बैठे वेट करना पड़ेगा, 2-4 कप चाय और हो जाएगी। ठीक है, तो आज की कहानी अब यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मतलब आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है वो आप लोग क्वेश्चन पूछें, फिर जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट डे, उसका सोल्यूशन मैं कल लेकर आऊंगा आपके सामने। अभी मैंने उस होमवर्क पे ध्यान नहीं दिया है, तो कल मैं उसको सॉल्व कराऊंगा क्लास में। किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है? ये सब रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हैं। चलिए, अब आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। टेक केयर, बाय बाय।